आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आपने तो सुना ही होगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है और 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग बैक टू बैक आपके लिए वीडियोस लेकर के आ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 से जुड़े, जिसमें आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहे और क्या क्या इनकम टैक्स एक्ट 2025 में बदलाव हुए हैं वो भी हम लोग ला रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो क्यों खास होने वाला है? आज का वीडियो इसलिए खास होने वाला है कि आज हम बात करेंगे एक आम इंसान और एक टैक्स पेयर से जुड़े मुद्दे के बारे में, जो कि आपका बैंक में कैश जमा करने से जुड़ा है। क्योंकि दोस्तों 1961 के एक्ट में ये लिमिट कुछ और हुआ करती थी और इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत इस लिमिट में बदलाव आ चुके हैं, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर एक पर्सन ने एक या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट में कैश जमा कर दिया, चाहे वो नोट्स के जरिए किया हो, चाहे वो कॉइन्स के जरिए किया हो, तो दोस्तों उस एक पर्सन के लिए ये लिमिट अप्लाई होती है। अब कौन कौन से अकाउंट इसके अंदर कवर होते हैं? आपका सेविंग बैंक अकाउंट कवर होता है, आरडी का अकाउंट कवर होता है और जॉइंट अकाउंट कवर होता है। अब दोस्तों, इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स कवर नहीं होते हैं, क्योंकि ये हम लोग एक पर्सन की बात कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर बिजनेस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपका करंट अकाउंट कवर नहीं होगा, फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट कवर नहीं होगा और टाइम डिपॉजिट का अकाउंट कवर नहीं होगा। अब दोस्तों, ये जो लिमिट काउंट होगी सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर की देखी जाएगी। आपका 1 अप्रैल 2026 से फाइनेंशियल ईयर यानी कि टैक्स ईयर आपका 26 और 27 लागू होगा, उसके अंदर ये लिमिट को देखा जाएगा। अब आप सपोज करिए हमने मई में 5 लाख जमा कर दिया, जुलाई में 3 लाख जमा कर दिया और अगस्त में 4 लाख जमा कर दिया, तो आपकी जो ये लिमिट है ये 12 लाख हो जाएगी, यानी कि आपकी 10 लाख की लिमिट एक्सीड हो जाएगी। अब इसकी जो रिपोर्टिंग होगी वो बैंक क्या करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि एक पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन कवर होता है। हमने पहले आपको बताया एक पर्सन के द्वारा अगर कैश जमा होगा एक या एक से ज्यादा खाते में, तो ये पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन कवर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर इंडिविजुअल के केस में सैलरीड भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, हाउसवाइफ भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं। अब दोस्तों सेकंड आपका है, अगर एक फर्म होगी, फर्म के अंदर एलएलपी आता है, पार्टनरशिप फर्म भी आता है। थर्ड आपका एचयूएफ है, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके अंदर भी कवर होते हैं। और नेक्स्ट आपका है एओपी और बीओआई, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट आपका है कंपनी। दोस्तों कंपनी के अंदर आपका प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है और आपका लिमिटेड कंपनी भी हो सकता है और 1 पर्सन कंपनी भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका है ट्रस्ट, एनजीओ एंड सोसाइटी और आखिर में आपका है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। अब दोस्तों ये जो लिमिट है ये पर पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होती है। सपोज करिए अगर फर्म जमा कर रही है तो फर्म के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी लिमिट ये, और अगर इंडिविजुअल है, अगर सपोज करिए मैं और आप जमा कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर ये जो लिमिट है ये एक पर्सन की देखी जाएगी। और अगर एक पर्सन के पास बहुत सारे अकाउंट्स है और जो सारे अकाउंट्स की लिमिट है उसको मिला करके देखा जाएगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब न्यू कैश डिपॉजिट लिमिट के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आपके पास पैन नंबर है तो आपकी कैश डिपॉजिट लिमिट हो जाएगी 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा। अगर आपने एक ही गो में जमा कर दिया या आपने अगर टुकड़ों टुकड़ों में किया हो और एक ही फाइनेंशियल ईयर में जमा होना चाहिए, तो ये जो लिमिट है ये आपकी, अगर आपके पास पैन नंबर है तो 10 लाख रहने वाली है। अब दोस्तों ये लिमिट नई ऐड की गई है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर। अब अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आपकी कैश डिपॉजिट लिमिट हो जाएगी 5 लाख और 5 लाख से ज्यादा, चाहे आपने सिंगल गो में किया हो, चाहे वो आपने टुकड़ों टुकड़ों में किया हो और एक ही फाइनेंशियल ईयर में किया होना चाहिए। अब दोस्तों आपके पास 2 लिमिट आ चुकी है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो आपकी कैश डिपॉजिट लिमिट जो है इनकम टैक्स नोटिस ना आने की वो 10 लाख और 10 लाख ज्यादा है, और अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आपकी जो लिमिट ये घट करके 5 लाख और 5 लाख से ज्यादा हो जाएगी इनकम टैक्स नोटिस के लिए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर एग्रीगेट रूल की बात करते हैं कि इसके अंदर मल्टीपल अकाउंट्स कवर होंगे और उनका यहाँ पर टोटल कर लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए एक पर्सन है, उनके पास आईसीआई बैंक है, उसके अंदर उन्होंने 4 लाख जमा कर लिया, एक्सिस बैंक के अंदर 3 लाख कर दिया और एचडीएफसी के अंदर 4 लाख कर दिया, यानी कि एक ही पर्सन के पास 3 बैंक्स के अंदर अकाउंट है और यहाँ पर उनकी जो लिमिट है वो आपकी 4 4 8 और 8 और 3 11, यानी कि दोस्तों 10 लाख से ऊपर चली गई है लिमिट। तो बैंक क्या करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इसकी रिपोर्टिंग कर देगा। अब दोस्तों एक झोल और है,
अब इंडिविजुअल बैंक क्या करेगा, एक बैंक से दूसरे बैंक के पास इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं करता है, लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पैन को यहां पर डालेगा तो उनके पास सारी डिटेल्स ओपन हो जाएगी और उनको ये भी पता चल जाएगा आपके पास कितने बैंक अकाउंट है। उसी के हिसाब से वो क्या करेंगे, आपकी जो लिमिट है उसको यहाँ पर देखा जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कैश की रिपोर्टिंग कैसे होने वाली है। अब क्या होगा, सारे बैंक क्या करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे, कोऑपरेटिव बैंक को भी करना होगा और पोस्ट ऑफिस को भी यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा तो आपको यहाँ पर उस कैश डिपॉजिट का सोर्स बताना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर सोर्सेज ऑफ कैश की बात कर लेते हैं कि आपके पास कितने तरीके के कैश के सोर्सेस हो सकते हैं। पहले दोस्तों अगर आपकी कोई भी पुरानी सेविंग्स रही हो, सपोज करिए सैलरी आपकी पुरानी है, उससे पैसा बचा हो, बिजनेस का प्रॉफिट हुआ हो, और अगर आपके पास बहुत सारे सालों की आपने क्या कर रखा हो, पैसा जमा कर रखा हो, कैश में भी हो, और उसको यहाँ पर क्या किया हो, आपने बैंक में जमा कर दिया हो। दोस्तों इस केसेस में आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आपने अपने ही बैंक अकाउंट से कैश को विड्रॉ कर दिया हो और उसके बाद क्या करने जा रहे हैं, आप अपने ही खाते में कैश को जमा कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जो सोर्सेज है वो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि मैंने पहले विड्रॉ कर दिया था, मैं बाद में ही इसको जमा करने जा रहा हूं, तो आपके पास इसका जवाब होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है, अगर आपने कोई बिजनेस रिसीव करी है कैश में, अगर आपने कैश में सेल्स किया हो, दोस्तों सपोज करिए अगर आप मार्केट में जाते हैं, आप क्या करते हैं, उनको कैश में पेमेंट करते हैं और पेटीएम में भी करते हैं। तो दोस्तों अगर कैश में पेमेंट भी कर रहे हैं तो उनके लिए कैश सेल्स ट्रीट किया जाता है उनके केस में, तो वो क्या करते, सारे कैश को इकट्ठा करके बैंक में जमा करते हैं। तो उनके पास क्या रहता है, सोर्स रहता है कि सर हमारा जो सेल्स है उससे ये पैसा आया है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग इतना कैश जमा कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी जो सेल्स है उससे क्या होगा, आपका कैश रिसीव्ड को मैच होना चाहिए। और अगर आप एक प्रोफेशनल है तो उसके केसेस में भी क्या है, अगर आपने कोई सर्विसेज दी है, कैश में लिया पैसा, तो वो आप क्या कर सकते हैं, बिल के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर हमने इनको सर्विसेज दी थी, इन्होंने हमें कैश दे दिया, तो हमने वो बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। नेक्स्ट दोस्तों क्या, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, ज्वेलरी बेची है, वो बेच के आपके पास कोई पैसा आया हो, चाहे लैंड बेचा हो, चाहे आपने गोल्ड बेचा हो, शेयर्स बेचे हो, तो उसके केस में क्या है, बैंक का ट्रायल देखा जाएगा। और दोस्तों शेयर के केसेस में तो क्या है, सारा ऑनलाइन ही रहता है। प्रॉपर्टी के केसेस में हम मान सकते हैं, गोल्ड में भी, लैंड में भी हो सकता है कि आपकी कैश की डीलिंग हो सकती है, लेकिन शेयर के केसेस में क्या है, आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। तो उसके केस में भी आपके पास एग्रीमेंट्स होने चाहिए लैंड के केस में। और गोल्ड में तो क्या होना चाहिए, आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए दुकान की। अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो वहां से आपको कैश की इनकम आ रही है, तो वो क्या है, आपके पास उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। और दोस्तों ये इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो इसलिए क्या है, आपके पास पूरे रिकॉर्ड्स होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों है, अगर आपने कोई गिफ्ट लिया रिलेटिव से, तो दोस्तों ये एग्जेम्प्ट होता है। और अगर आप नॉन रिलेटिव से गिफ्ट्स ले रहे हैं तो दोस्तों ये 50,000 की जो लिमिट है ये क्या रहेगी, आपके ऊपर यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी। 50,000 से ऊपर अगर आपका गिफ्ट निकल जाएगा तो वो क्या है, टैक्सेबल हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको रिलेटिव से पैसा मिल रहा है या गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये हमारे जो रिलेटिव है ये कौन कौन है और ये डेफिनेशन में कवर होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आता है, अगर आपने किसी से लोन लिया हो तो उसका पहले तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप लोन ले रहे हैं किसी से तो कैश में 20,000 तक का ही ले सकते हैं। 20,000 से अगर आपने ऊपर लोन ले लिया कैश में, तो दोस्तों आपको यहाँ पर पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके पास कोई पुश्तैनी पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, तो वहां से अगर आपको पैसा आ रहा है तो उसके केस में भी आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए कि कितने सालों का पैसा है और कितनी पुश्तैनी से पैसा आ रहा है, तो उसके केस में भी आपको कैश का ट्रायल बताना पड़ेगा। अब दोस्तों आखिर में आता है, बैंक कैश को कैसे रिपोर्ट करता है। अब दोस्तों अगर आपने 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा जमा कर दिया बैंक अकाउंट में, अगर आपके पास पैन है और पैन नहीं है तो 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा, तो बैंक क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिपोर्टिंग कर देगा। आपका कैश डिपॉजिट 10 लाख से नीचे भी है तो कुछ केसेस में क्या होता है, बैंक वाले यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देते हैं। सपोज करिए दोस्तों, मैंने काफी केसेस में देखा है किसी ने 5 लाख भी जमा किया, 6 लाख भी जमा किया, 8 लाख भी जमा किया, तो उनके AIS और TIS में ये कैश डिपॉजिट आया हुआ था। और दोस्तों ये आपको दिखेगा AIS और TIS के अंदर। अब यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपका ITR को चेक करेगा आपके कैश डिपॉजिट से। अगर ये मिसमैच हुआ तो आपको यहाँ पर सिंपल क्या करेगा, नोटिस आएगा ही आएगा। और दोस्तों आपके ITR से अगर मैच हो गया तो आपको यहाँ पर नोटिस नहीं आने वाला। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब अगर आपने कैश का सोर्स बता दिया तो 12 लाख तक की इनकम आपकी यहाँ पर एग्जेम्प्ट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो 12 लाख तक की इनकम के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, अगर आप सोर्सेस को एक्सप्लेन कर देते हैं तो। और अगर आपने सोर्सेस को एक्सप्लेन नहीं किया तो दोस्तों आपके ऊपर 90% ऑफ टैक्स यहाँ पर लेवी हो जाएगा। अब उसके अंदर क्या क्या रहेगा, यहाँ पे आपका 30% का टैक्स रहने वाला है और 200% की आपके ऊपर पेनल्टी
रहने वाली है। और लास्ट में हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। अब सपोज करिए आपने कैश तो ले लिया, लेकिन क्या हुआ, आपने सोर्सेस को भी इसको एक्सप्लेन कर दिया, और वो जो कैश रहा वो आपका यहाँ पर 2 लाख से ऊपर निकल गया सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर और सेम पर्सन के अंदर। तो क्या होगा दोस्तों, आपने यहाँ पर सोर्सेस तो एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन क्या हुआ, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी तो फिर भी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने एक बंदे से सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर 2 लाख से ज्यादा का कैश ले लिया। तो उसके केस में आपका टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन आपके ऊपर पेनल्टी यहाँ पर लगने वाली है। तो दोस्तों ये थी कैश डिपॉजिट लिमिट न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से। तो दोस्तों ये लिमिट आपके ऊपर 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रही है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपना पैन कार्ड को अपडेट कर लेना है। अगर आपका पैन नहीं बना हुआ तो पैन जरूर बना ले, क्योंकि अगर आपने 5 लाख से ऊपर कैश जमा करा बैंक में, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इनकम टैक्स नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाने वाले हैं। क्योंकि पैन वालों के लिए तो 10 लाख की लिमिट है, लेकिन जिनके पास पैन कार्ड नहीं है तो उनको तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा ही भेजेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।